जब टाइम आए पॉज करना है। अब बताओ लास्ट बार क्या पढ़ाए हैं? अच्छा, मतलब बता रहे थे, पढ़ाया नहीं इसको ना, ठीक बताए थे। चलिए एक बार हेडिंग बनाइएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन ला, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम वास्तव में दो टाइप होता है ना, यूट्यूब में थोड़ा अधिक बताने कैसे काम चलेगा। एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जो चीजें मोशन में उनके पास मोमेंटम है, अगर वो चल रही है लीनियर तो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, अगर वो चल रही हैं घूम रही हैं, ठीक, उनके पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो दरअसल हम जो मोमेंटम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तव में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। अभी पार्ट आएगा रोटेशनल मोशन, तो वहाँ हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखो। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द कैमरा में निशान ना इन द एब्सेंस ऑफ external force, the momentum of a body or a system, of a body or a system, of a body or a system, सिस्टम जरूर लिखिएगा, नहीं लिखे होंगे। सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, आओ भाई आओ, रिमेन्स कंजर्व या रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स बैठो, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, फुल स्टॉप। सामान्य सी बात है ना कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ F(ext) external force is zero, then linear momentum is conserved, means constant। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक, ये बात हम लोग लैंग्वेज में किए हुए हैं। अच्छा, मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई घटना घट रही है और ऐसी घटना घट रही है, इवेंट हो रहा है जहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ अंदर के कारण है, इंटरनल फोर्सेस हैं जिससे वो कोई इवेंट हो रहा है, और बाहर का फोर्स नहीं है। जब बाहर का फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो इवेंट होने वाली, घटना होने वाली है, उसके होने के पहले मोमेंटम p1 और उसके होने के बाद मोमेंटम, अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे सवाल में न्यूमेरिकल में, तो हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। तो P बराबर कांस्टेंट का मतलब ये भी होता है कि P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 बराबर डॉट डॉट, ठीक। जैसे अगर आप वो वाला पटाखा देखें तो अपने आप में धाए 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 लगता है, एक बार दगा, फिर दो बार दगा, खाली आप एक बार आग लगा दीजिए, वो कई राउंड में लगता है। तो जितने राउंड में लगता है हर बार क्या रहता है? उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि वो घटना कैसे घट रही है? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के घट रही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको फिर प्रूफ लिख लेते हैं हम लोग अभी। पहले ये फार्मूला वाइज, फिर लिखते हैं प्रूफ इसका। बंद कर देता है इसको, पॉज कर दो, पॉज कर दो। अब इसका प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ नॉर्मल सा प्रूफ है एकदम, कि ये भी कोई प्रूफ है, बस वैसे यूपी बोर्ड के लिए है, बढ़िया है। तो बी नो दैट लिखो, बी नो दैट। अब ऐसा क्या है कि हम जानते हैं ना, व्हाट बी नो दैट। देखिए, बी नो दैट, बोलिएगा हाँ कि नहीं। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, वही फोर्स का फार्मूला हो गया। अब कहा जा रहा है चूंकि सिंस जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो कितना है? जीरो है, सो डेल पी अपॉन डेल टी भी क्या हो जाएगा मंजुला? जीरो हो जाएगा।
डेल टी यहाँ मल्टीप्लाई में लाइएगा तो डेल टी इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो डेल पी इक्वल टू जीरो आ गया। डेल पी इक्वल टू जीरो का कौन बताएगा? सेंटेंस मीनिंग क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, यानी मोमेंटम में चेंज कितना है? जीरो है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल पी बराबर जीरो का मतलब हो गया कि मोमेंटम में चेंज नहीं आया, जीरो चेंज हुआ। जब चेंज नहीं आया यानी मोमेंटम क्या रह गया? कांस्टेंट। अब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब आप लोग यही सोचेंगे कि सब P बराबर कांस्टेंट तो ठीक है, ये आप P1 बराबर P2 बराबर P3 क्या लिखते हैं? अभी हम समझा देते हैं आपको। कैमरे में नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। P जीरो आने का मतलब ये नहीं हो सकता कि रेस्ट में आए। नहीं नहीं, P नहीं जीरो है भाई, डेल्टा P जीरो आया। जैसे हम कहें कि आपकी फीस कितनी है? 5,000 रुपये है ना? नहीं, 1200 है। 1200 है, अगले महीने फिर 1200 रहेगी। तो चेंज इन फीस कितना हो गया? जीरो। तो क्या इसका मतलब फीस जीरो हो गई? फीस तो वही है। तो बात यह है, चेंज इन फीस जीरो है मतलब कि जो फीस पहले थी वही फीस अब है। फीस इज कांस्टेंट। वैसे ये भी है। तो डेल पी इक्वल टू जीरो मीन्स पी इक्वल टू कांस्टेंट। उसमें केमिस्ट्री भी आएगी। अब जरा सा समझिएगा इस, देखिए लॉ को समझना वो आसान काम नहीं, मुश्किल काम नहीं है। सब लोग जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हमें जो समझना है इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो क्या है? दो चीज़ है केवल। ये हमने सिस्टम क्या लिखवा रखा था अभी, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। आजकल जो सिस्टम चल रहा है दूसरा वाला सिस्टम ना, ध्यान समझिएगा सिस्टम क्या है। जैसे कई बार कोई बॉडी सिंगल रहेगी तो दमनी क्या बोलते हैं? बॉडी है भाई। लेकिन कई बार कोई चीज कई बॉडी से मिलकर बनी होती है तो कहते हैं सिस्टम है। ठीक, तो चाहे सिस्टम हो चाहे बॉडी हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये लिखा हुआ है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। हम समझाते हैं आपको। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ इवेंट होती हैं, घटनाएं होती हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। उनको जानना बहुत आवश्यक है। अगर उन घटनाओं को मैं इसलिए लिखवा दूंगा तो उनके न्यूमेरिकल जब आपको मिलेंगे तो आप तुरंत खट से जान जाएंगे कि हाँ हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। हमने कल बताया था आपको, जैसे कहीं पर ट्रिगरिंग हो रही है, मतलब गोली चलाना, कट्टा चलाना, ये सब करना क्या है? ट्रिगर करना है। हम लोग पटाखा दगाते हैं, ठीक, तो आग लगाना, जैसे बर्न करना, इग्नाइट शब्द एक यूज होता है, सही सही ना। जैसे हम लोग बाइक चलाना है तो वो दबाते हैं ऐसे, हाँ, तो सेल्फ दबाते हैं, तो क्या वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया? नहीं हुआ ना, तो खाली क्या है? ट्रिगरिंग है। ट्रिगरिंग हो गया। इग्नाइट, आग लगाना, पटाखा लगाते हैं। उसके बाद कोलिजन, टक्कर होना, ठीक, ज्वालामुखी फटना, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां पर आप, ये घटनाएं ऐसी हैं जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के होती हैं। इन सबके न्यूमेरिकल्स में आपको क्या लगाना है? इनका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो बिना मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो कैसे भी करके कॉपी में बाहर ऊपर नीचे कहीं नोट कर लें कि हमें कहाँ कहाँ इनको लगाना है। एक मिनट सुन रहिए, एक मिनट। अब ध्यान समझिए, जैसे कोई बम है, ये बम रखा हुआ है, अभी बम फटेगा, दगेगा, ठीक, ब्लास्ट होगा, तो बम मान लो दो टुकड़ों में बढ़ गया, ब्लास्ट हो गया। तो बात समझिएगा, तो बम ब्लास्ट होने के पहले और बम ब्लास्ट होने के बाद, तो बम ब्लास्ट होने के पहले वाले मोमेंटम को बोलेंगे P1 और बाद वाले क्या बोलेंगे? P2। और क्या करेंगे? इनको बराबर दिखाएंगे हमेशा।
तो वही मैं कह रहा हूँ P1 बराबर P2 बराबर। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये जाके बम जो 2 टुकड़े हुए हैं अपने आप फिर 2 टुकड़े क्या हो जाए, 4 टुकड़ा हो जाए, फिर 6 टुकड़ा हो जाए, बम दगता ही जाए, जब तक दगे 1000 टुकड़े में दग जाए, अपने आप दग रहा है ना, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। हर बार मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक। और आपको बताएं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे पड़ाका होता है ना, ऐसे रहता है पड़ाका, ऐसे, इसको आप ऐसे मोमबत्ती में छुआ बहा देते हैं। ठीक। अब एक पड़ाका है, ऐसे आपने रखा, कई बार जो अच्छा लड़कियां लोग कैसे लगाती हैं, लड़के लोग तो मान लीजिए छुआ के बहा देते हैं। ठीक। और लड़कियां लोग वो उनका उल्टा प्रोसेस रहता है, वो दूसरा काम करती हैं, वो पहले पड़ाका ऐसे रखती हैं, ठीक, फिर जाके वहां मोमबत्ती रखाती हैं, दौड़ लेती हैं। मतलब कोई भी रिस्क नहीं, उनको डर है कि मान लीजिए हम छुआ के बहाने करें, पहले तक गए हाथ में पकड़ के दिक्कत हो जाएगी। तो उससे अच्छा क्या है कि पड़ाका ले जाकर रख देंगी, ये कहीं ले जाके जलते ही मोमबत्ती रख के भाग आएंगे। ठीक। तो आप देखते हैं कई बार मोमबत्ती फिर वहां मिलती है, पड़ाका वहां मिलता है। ध्यान समझिएगा, जब आप ये पड़ाका रखे थे, इसमें कुछ मास रहा होगा और रखे थे, तो वेलोसिटी कितना था इसका, बोलो, रखे थे 0 वेलोसिटी थी, राइट। तो कितना मोमेंटम हो गया, 0 मोमेंटम हो गया। अब ये जब पड़ाका दगता है, इसको इग्नाइट करते जलाते हो हल्का सा, तो जब पड़ाका दगता है तो इसमें क्या होते हैं, हजारों टुकड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चारों ओर भाग लेते हैं। आपको हम बताएं, विश्वास करिएगा, पड़ाका दगने के बाद जितने टुकड़े हैं, अगर पॉसिबल हो सारे टुकड़ों का मास निकालो और सारे टुकड़ों का वेलोसिटी निकालो, डायरेक्शन सहित, विद डायरेक्शन, और सबको वेक्टर ला के हिसाब से जोड़ डालो। हमारा चैलेंज है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, आंसर 0 आएगा। क्योंकि ये जो घटना घटी है, ये कैसे घटी है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ कौन सा लॉ फॉलो होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना मोमेंटम पहले था, 0। दगने के बाद भले उसमें हजारों टुकड़े हो गए, सबका अपना अपना मोमेंटम हो गया, लेकिन अगर हम डायरेक्शन सहित सबको ऐड कर लेंगे तो नेट मोमेंटम फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, राइट। अगर कोई चंद्रयान जा रहा मान लीजिए, या कोई भी स्पेसशिप कुछ जा रहा है और अचानक उसमें से कोई टुकड़ा टूट गया, मैं जो चीजें मजाक में बता रहा हूँ चीजें न्यूमेरिकल में सब नीट में रखी हुई जाके, तो कोई शिप जा रही है और अचानक मान लीजिए कि उसका कोई टुकड़ा अचानक अपने आप टूट गया, अपने आप, ध्यान रखिएगा, अपने आप मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, अपने आप टूट गया। तो जब अपने आप टूट जाएगा, अब 2 बॉडी में बट गया, तो कैसे साइंटिस्ट पता लगाए कि इस टुकड़े की वेलोसिटी कहाँ होगी, किस ओर होगी, कितना होगी, किस लॉ से लगाए इसको, मोमेंटम कंजर्वेशन से। ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो है फोरकास्ट, भविष्यवाणी पहले हो जाता है कि वहीं तक जाएगा, कैसे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब पढ़ने का मजा मिलेगा आपको। पढ़ने तो हम क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, ला याद कर लिए हैं। इस ला का ये फायदा है, इस ब्रह्मांड में ऐसी जितनी घटनाएं जो अपने आप हो जाती हैं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के हो जाती हैं, उन सबके सोल्यूशन में हम क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। और मैं आपसे आशा करता हूं जब सवाल आएगा तो आप पहचान जाएंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं कि न लगाएं। ठीक, थैंक यू। पॉज कर दो। कहाँ लगाना है, न्यूमेरिकल से क्या कनेक्शन है, कौन सी घटना में लगाना, सब समझा दिए हैं ना, ओवरऑल समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे अपने आज के यहाँ पे लास्ट टॉपिक, उसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन थर्ड लॉ भी कह सकते हैं। लिखिएगा, बनाइएगा हेडिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी का बड़ा फेमस नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका अगर हिंदी वर्जन में बात करेंगे तो हमारे गांव में कहते हैं, जैसा करोगे वैसा
भरोगे। एवरी एक्शन है रिएक्शन, तो उस टाइप का कुछ ला है ना ये, एक्शन रिएक्शन ला। मुझे पूरा पता है कि इस ला को तो सब लोग जानते हैं, बस मेरा प्रयास होगा कि इसमें जो कुछ बारीक बातें हैं, कुछ जो स्मॉल पॉइंट्स हैं जहां बच्चे निश्चित मिस्टेक करते ही करते हैं, उसको ठीक करना। ठीक, तो सबसे पहले इस ला को हम लोग लिख लें या बता दें क्या ला है, बताइए। ये ला कहता है, चलो बताओ, तुम बताओ मिश्रा। Every action has its equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत अच्छा है, हर एक्शन का बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होता है। मतलब तुम बताओ। अगर हम किसी फोर्स लगाते हैं तो कोई चीज हमारे ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है ना। अगर हम दीवार को हम ठेलेंगे, दीवार हमको भी फोर्स लगाएगी। ठीक ठाक है, चलिए इसके अलावा जो बात आप बताना चाहें बताते हैं। शिवांश, ईशान, मंजुला, संगीता, प्रीति, रिभा, सुनीता, जहीर, अनुपम। वीडियो में चल रहा है तो हम बैठे मजाक। घूमता हूँ, घूम दिखा देना कई लोग बैठे। बताओ भाई, इसके अलावा कोई एक बात जो आप बता सकते हैं उसके बारे में बताइए। इससे तुम बताओ, तुमको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अब सही मिश्रा पढ़ाए हैं, फोन करता हूँ तो। चलिए अब हम बताते हैं आपको जो सबसे मेन बात है। जैसे अब आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ कुछ नया नया जान पाएंगे आप। सबसे मेन बात यह है कि एक्शन रिएक्शन दोनों सेम टाइप के होते हैं, दोनों सेम टाइप के होते हैं। ये नहीं कि आप एक्शन लगा कर निकल लेंगे फिर कुछ दिन बाद रिएक्शन होगा। ठीक, अच्छा यहीं पर ये जो थ्योरी है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैच नहीं करता फिर ये ना। तो लिखिएगा, बोलेंगे साइमुलटेनियस रिएक्शन होता है, मतलब जिस समय एक्शन हो रहा होता है उस समय ही क्या हो रहा होता है, रिएक्शन। दोनों सेम टाइम पे होता है। नहीं, हम लोग तो भारतीय लोग वो चालाक आदमी हैं, कुल जगह एक्शन करके निकलने, कहीं आना करने रिएक्शन पता ही नहीं पाऊँ हमारा तो। लेकिन एक्शन रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम पे होते हैं। अगर आपके गाल पे हम तमाचा मारेंगे तो हमारे हथेली में भी दर्द महसूस हो जाएगा उसी वक्त तुरंत। ठीक, देखिएगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज इक्वल। मिश्रा जी देखिएगा मैं क्या चेंज कर रहा हूं, देखना तो। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट साइमुलटेनियस रिएक्शन। साइमुलटेनियस ये क्या है, सेम टाइम। साइमुलटेनियस रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन फोर्स, फॉर एवरी एक्शन फोर्स। ठीक, हर एक एक्शन फोर्स का उसी समय इक्वल वैल्यू का और अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, सेम टाइम पर क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। ठीक, ये ला आप लोग जान गए। ओके, अब इसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम लोग। कहते हैं कि इफ वन बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन एट सेम टाइम सेकंड बॉडी आल्सो अप्लाइज सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अदर बॉडी। अगर एक बॉडी अगले बॉडी पर फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उसी समय उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्शन रिएक्शन ला। अब इसमें जो बेसिक बातें हैं वो लिखिएगा, बनाइएगा पॉइंट, और पॉइंट वाइज बात करेंगे हम लोग। तो आपको मैं एक आध दो नया पॉइंट दूंगा जो आप ही शायद न जानते हो या ध्यान न दिए हो, बस न जानते ध्यान दिए बात। पहला पॉइंट क्या बता दिया मैंने, उसको अलग से लिख लो कि एक्शन रिएक्शन कैसे फोर्स है, साइमुलटेनियस है। देखिए पहला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट एट सेम टाइम। एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट एट सेम टाइम।
ना। अगर आपको हम तमाचा मारेंगे, आप गाल पे हम लगाएंगे फोर्स, तो एट द सेम टाइम आपके गाल से हमारे हाथ पे क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा। बाद वाला कोई हिसाब यहाँ पर नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? एक सवाल पूछता हूँ आपसे, तब लिखवाता हूँ सेकंड पॉइंट। वो सवाल ये है कि एक बात और भी है, सवाल नहीं, कि इसका मतलब क्या है, पॉसिबल है कोई फोर्स अकेले एग्जिस्ट कर जाए? अगर ईच एक्शन का रिएक्शन होता है तो क्या कोई फोर्स अकेले बन सकता है? तो ये ला भी बताता है कि एवरी फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन पेयर। फोर्स हमेशा किस में पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है। लिखिएगा, देखिए, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। अभी मेरे पास यूपीएससी सवाल आए थे जो फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं, तो देखा मैंने वहां पर कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है बड़ा बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम देना है, लेकिन जो डीप डीप थ्योरी सवाल आता है पूछिए मत। इसलिए थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत लिखवा देना है आपको ना कि फोर्स किसमें पाया जाता है? हमेशा पेयर में होता है। इसलिए ने बता दिया है, कभी अकेले कहीं कोई फोर्स पाया नहीं जाएगा। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताना है कि जैसे ये अगर ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो बॉडीज मोशन में कैसे आ जाती हैं? अगर ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो बॉडीज मोशन में कैसे आ जाती हैं? सवाल समझ पा रहे हैं? बिकॉज एवरी फोर्स इज इन पेयर एंड इक्वल एंड अपोजिट, सो हाउ द बॉडीज कम इनटू द मोशन? सोच रहे ये सब पूछने क्या मतलब है? ला लिखवा दे, अब जाए अपने घर फालतू परेशान कर। तो मैंने आपको खाली फंसा दिया ऐसे, बस ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम बताओ भाई, इसको पकड़ो, तुम खींचो मैं खींचूं। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो क्या इसमें मोशन आएगा? नहीं आएगा ना। और जबकि हम जिस पे लगाते हैं फोर्स सब मोशन में आ जाता है, तो ऐसे कैसे आ जाता है? तो हम आपको थोड़ा सा भ्रमित कर दिए, कंफ्यूज कर दिए। दरअसल बात यह है कि वास्तव में फोर्स तो पेयर में होता है, लेकिन जैसे ये एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है ना। ये जाके इससे लड़ी, जब इससे लड़ी आके कोलाइड हुई, टकराई, तो ये इस पे फोर्स लगाई और ये इस पे फोर्स लगाया। ये बताओ कि एक बॉडी पर कितना फोर्स लगा? एक कि दो? एक बॉडी कितना फोर्स लगा? तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक बॉडी पर और दूसरा वाला दूसरी बॉडी पर। यानी इस पेयर प्रोडक्शन में भी एक बॉडी पर तो एक ही फोर्स है, तो एक बॉडी पर तो एक ही फोर्स है। अब मैंने भी क्या समझाया था आपको? देखो, मैंने एक ही बॉडी को, डस्टर को, हम और ये दोनों पकड़ लिए थे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पर लग रहा है? नहीं ना। एक्शन एक बॉडी पर और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर। तो एक बॉडी कितना फोर्स हुआ? कैमरा मैन कितना फोर्स हुआ? एक। और एक फोर्स तो उसको मोशन में ला ही सकता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टडी करेंगे भी आप बहुत डीप पढ़ेंगे भाई, आईआईटी में बहुत डीप पढ़ाया जाता है, तो हम तमाम सवाल देखेंगे आप। पुली वाला, एक पुली यहाँ है, उसमें एक पुली लगा हुआ है, फिर एक ब्लॉक यहाँ लटका है, एक ब्लॉक यहाँ लटका है, उस ब्लॉक से पुली लटकी है, ये है वो है। बच्चे कहेंगे आ नहीं कहना होता है, दिमाग लगाना होता है। हम जिस बॉडी के मोशन की बात करेंगे, हम केवल उस पर लगने वाले फोर्सेस का विचार करेंगे बस। हम एक साथ सारे फोर्सेस को नहीं देख सकते हैं। और देखा ना आपने अभी मैंने कहा आपसे, अगर तुम सोचो ऐसे कि बताइए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो तुम मोशन में कुछ आना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग लगाए तो क्या पाए? एक बॉडी पर तो एक ही फोर्स है, ठीक ना। बोलो, एक बॉडी पर तो एक ही फोर्स है। तो
तो इसका मतलब हम जिस बॉडी का स्टडी करने जाएंगे हम केवल केवल और केवल उस पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे, दुनिया नहीं देखेंगे हम। इस तरह से इसका स्टडी होता है। तो हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बनाते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा है? जैसे कई बॉडीज रहेंगी, कनेक्शन रहे, उसमें लड़ रहा है, टकरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घबराएंगे नहीं आप। जिस बॉडी का मोशन पढ़ना होगा, केवल उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है ये देखना है बस। वो किस पे फोर्स लगा रही है और दुनिया में कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक ना? ओके, एक बात और लिख लीजिए बस लास्ट में। लास्ट वाली बात क्या है भाई? वो ये है कि हम बार बार कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन। क्या आप ये जानते हैं कौन सा फोर्स एक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है? जो लगाया जाता है वो एक्शन होता है और जो लगता है वो रिएक्शन होता है। ये बताइए कि मैं दीवार को धक्का देने जा रहा हूं, तो पहले मैं लगाया, पहले दीवार लगाई? दोनों सेम टाइम। हाँ, अब बताओ। तो यार जब दोनों फोर्स सेम टाइम पर हैं, उनकी वैल्यू इक्वल है, तो हाउ यू कैन डिटरमाइन दैट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकंड? अगर हम दो लोग खड़े हो जाएं और एक साथ बोलें, एक जैसा बोलें, तो कैसे आप जान पाएंगे कौन पहले कौन बाद में? जैसे आपने कहा ना जो लगाया जाता है, तो ये तो तब था जब हम लगा देते, हम हट जाते तो फिर वो लगाता। तो भैया एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ तुम कह रहे हैं साइमल्टेनियस, एक साथ सब होता है। एक साथ कैसे होता है? तब कैसे, कौन एक्शन कौन रिएक्शन? प्यारे साथियों, भले ही कहा गया हो कि एक्शन रिएक्शन ला है, लेकिन दरअसल इसमें ना कोई एक्शन है ना कोई रिएक्शन है, या कोई भी एक्शन है और कोई भी क्या है, रिएक्शन है। चाहे जिसको हम एक्शन करें चाहे जिसको हम रिएक्शन करें। हमारा मन मान्यता, हमारा मन कहता है नहीं, पहले दीवार पे हम फोर्स लगाते हैं। हम दीवार पे फोर्स लगाने का सोचते हैं, बस इतनी बात है। दीवार नहीं सोचती है, उसके पास माइंड नहीं है। लेकिन जब लगाने की बारी आती है, तो जैसे ही मेरी स्किन का पहला इलेक्ट्रॉन लकड़ी में छूता है, वो वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। तो हम दीवार पे लगा रहे होते हैं और दीवार हम पे लगा रही होती है। तो चाहे हमारा एक्शन है उसका रिएक्शन है, और चाहे उसका एक्शन है हमारा क्या है, रिएक्शन है। कभी ये मत कहना कौन सा एक्शन और कौन सा रिएक्शन है, बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट सेम टाइम एंड हैव इक्वल वैल्यू। और दोनों के पास क्या है, वैल्यू ही इक्वल है। लिखिएगा, लगता है वीडियो बहुत बड़ा वायरल होगा ना। लिखो, वन कैन नॉट सेपरेट, एक आदमी अलग नहीं कर सकता है शिवांश और चौधरी को। लिखिएगा, वन कैन नॉट सेपरेट एक्शन एंड रिएक्शन। किंचा ज्वाल दे दीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे बस। जैसे अगर आप अभी किताब में देखेंगे बहुत कुछ बचा हुआ है, उसमें अगर PW अगर हम देखिएगा तो मतलब एक से बढ़ के एक न्यूमेरिकल वहाँ लगाए गए हैं, ये वाले, पुली वाले, ये वाले। तो मैं इन सबको सीधे न्यूमेरिकल में बुलाऊंगा बस खटाखट। इनको पहले नहीं, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे फिर ये करेंगे, ठीक? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं अब लास्ट हेडिंग लिखवाने जा रहा हूँ आपको, अपीयरिंग वेट या वर्चुअल वेट इन लिफ्ट। लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग, वर्चुअल अपीयरिंग वेट, अपीयरिंग वेट इन लिफ्ट। अब लिफ्ट जो है अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है कि हर आदमी चढ़ा हो उस पर। मैं खुद बस 2-3 बार ही चढ़ा हूं, चढ़ा नहीं हूं, लिफ्ट का इस्तेमाल किया हूं। अपीयरिंग वेट इन लिफ्ट। आइए अच्छे समझते हैं इस कहानी को। अब मुझे लिफ्ट का कम बात पता है। ये बताइए, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब लोग झूला झूले कि नहीं झूले हैं? आप झूली हैं? यू लोग झूले हो ना? जब झूला झूलते हैं तो आपने एक चीज महसूस करा होगा, जैसे तो आजकल शहर में झूलते हैं ऐसे सिंपल एम्पलीट्यूड, उसमें उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
नीम पे पड़े हुए पटना की बात कर रहा हूँ, पटना, बिहार वाला पटना है, उसको लम्फा देते हैं, ठीक। तो अगर आप उसमें झूले हो तो आप देखे होंगे, आप महसूस किए होंगे कि जिस समय आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो लगता है पडरवा में चपक जा रहे हैं, पडरवा में चपक जा रहे हैं, ठीक। और जिस समय आप ऊपर से नीचे आते हैं लगता है जीरा उड़ जा रहा है। बोलिए हाँ कि नहीं? ये क्यों लगता है? आप कहेंगे डर है, ठीक है। जो आदमी परमानेंट झूलता है डर तो नहीं रहता उसको, लेकिन उसको महसूस करता वही है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा पैर चिपक रहा है पटरा में, लग रहा है कि हम भारी हो गए हैं। और जब ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे, तो लग रहा है कि हम हल्के हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर आपको 10 तल्ला की बिल्डिंग से हम कुदवा दें और जिस समय आप रास्ते में हो कैमरा लेके पहुंच जाएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप भारी हल्के हैं, क्या बताएंगे? भारी बताएंगे। आप कुछ अंदाज ही नहीं पाएंगे अपने बारे में, आपको वेट वेट सब कुछ फीले नहीं होगा ना, खाली आप गिरे जा रहे हैं बस। तो एक टर्म यहाँ आएगा अपीयरिंग वेट। नीचे से ऊपर गए झूलना तो लग रहा है कि भारी हो गए, चपके चले जा रहे हैं, और ऊपर से कहाँ आया, नीचे, तो लग रहा है कि जीरा उड़ जा रहा है, एकदम हल्के हो गए हैं, ठीक। और हवा में है, हवा में है तो आपको अपना वेट फील नहीं हो रहा है, जब दाम से गिरते हैं तब वेट फील होता है। तो इसका मतलब कहानी ये है कि हमारे पास 2 वेट होता है। एक हमारे पास भाई, मेरे पास मांस है, हड्डियां हैं, उसमें मांस है और इस मांस को ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है, तो मेरे पास वेट है। क्या है मेरे पास? वेट है। रियल वेट जो मेरा है m/g। रियल वेट क्या होता है बताओ, कितना होता है? अर्थ पर m/g होता है, मास इंटू ग्रेविटी। क्लियर? लेकिन जब मैं खड़ा हूं तो मैं अपने वेट से अर्थ को दबा रहा हूं, यानी अर्थ पर मैं एक्शन दे रहा हूं, जान लो। तो अर्थ हमें क्या दे रही है? रिएक्शन। क्या दे रही है? रिएक्शन। तो जितना हमें रिएक्शन मिलता है, जितना हमें रिएक्शन मिलता है उसी से हमें अपना वेट फील होता है। तो जो हमारा रियल वेट है वो तो हमेशा हमारे पास रहता ही रहता है, लेकिन हमको फील कौन सा होता है? जो हमें क्या मिलता है? रिएक्शन। क्या मिलता है? पहले इसको ध्यान में बसा लो तो मैं आगे बात करूंगा। आपको जो अपना वेट फील होता है वो किस बदौलत फील होता है? रिएक्शन की बदौलत। जितना रिएक्शन होगा उतना क्या होगा? आपको अपना वेट फील होगा। जो आपने कहा, अगर रिएक्शन कई बार ऐसा कुछ केस बनेगा जहां आपके रियल वेट से ज्यादा हो जाएगी तो आप अपने आप को भारी भी समझेंगे, और अगर रिएक्शन कभी रियल वेट से कम ही हो गई तो आप अपने आप को हल्का भी समझेंगे। और अगर रिएक्शन आपको कहीं से मिलने बंद हो गई, धरती मेरे पैर नीचे से खिसक जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे रिएक्शन कहीं से मिले ही ना, मुझे अपना वेट फील नहीं होगा। सैटेलाइट में या मून पर आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर कैसे लोग तैरते ऐसे करते हैं, ना, ये क्या है? क्योंकि वहाँ रिएक्शन 0 है उनके पास, और जब रिएक्शन नहीं है तो भले इतने भारी हैं उनको अपना वेट फील नहीं हो रहा है। तो प्यारे प्यारे साथियों, अपीयरिंग वेट, जो वेट हमें फील होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्शन ऑन अस, हम पर होने वाली रिएक्शन। जिस समय हम हवा में है क्या हमारे पास वेट वास्तव में नहीं है? वास्तव में तुम्हारे पास वेट है, क्योंकि हमारे पास मास है, मास है तो वेट है। लेकिन हमारा मस्तिष्क कब फील करेगा हमारे वेट को? जब वो क्या पाएगा? वो रिएक्शन पाएगा, ठीक ना। तो अब तमाम जगहों पे नॉर्मल जिंदगी में तो भाई जितना हमारा रियल वेट होता है उतने हमें क्या मिलती है? रिएक्शन। इस समय तो हम नॉर्मल केस में हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होगा जब आप किसी ऐसे प्लेटफार्म पे खड़े हो जाएंगे जो मोशन में हो, जो एक्सीलरेशन में हो, बहुत तेज भाग रहा हो, अचानक धीमा रहा हो, तो आपको वहां एहसास होगा कि रिएक्शन बढ़ रहा है और घट रहा है, हम हल्के हो गए हैं या भारी हो गए। तो इस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले लिखिएगा मेन लाइन, लिखिए रियल वेट ऑफ ए पर्सन, रियल वेट ऑफ ए पर्सन इक्वल्स mg, इक्वल्स mg।
इक्वल्स mg, ठीक ना। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। लेकिन जो अपीयरिंग वेट है, जो उसको फील होता है, वो क्या होता है? वो mg होता है? नहीं नहीं, वो mg से ज्यादा, mg से कम, mg के बराबर, कुछ भी हो सकता है। लिखिएगा बट, लाइन चेंज, बट द अपीयरिंग वेट, but the appearing weight depends on the reaction, but appearing weight depends upon the reaction, full stop. The reaction force may be more comma less, मुंह से कामा निकल गया यार। मान लो अमेरिका में गया वीडियो ट्रम्प वगैरह के पास, कहेंगे कि लोग कामा बोल डालते हैं। जो डाले हैं वीडियो पुराना वाला, उसमें एक कमेंट आया है, बच्चे ने कमेंट किया है कृपया कैमरे को एक बार देख लीजिए। और उसे क्या पता कि हाँ भीड़ लगा है, इसलिए कि पीछे तक बच्चा देख रहे हैं, कैमरा देख। एक बच्चा वहाँ कमेंट किया है ना। हम यहाँ शिवांश देख रहे हैं, सुनीता को देख रहे हैं, ठीक। लिखिएगा क्या लिखे? द रिएक्शन फोर्स में भी मोर, आगे बोलो कामा, लेस आर इक्वल ही होता है, इक्वल भी होता है ना। जैसे इस समय हम क्या हैं बता दो लोग, इस समय नॉर्मल कंडीशन में जितना हमारा वेट है उतने हमारे ऊपर क्या है? रिएक्शन है। तो मुझे अपना रियल वेट फील हो रहा है, ठीक। क्या लिखे? और इक्वल, मतलब मोर, लेस और इक्वल टू द ओरिजिनल वेट, टू द ओरिजिनल वेट। अब हमारे बच्चे सवाल करेंगे हमसे, सर कि सर ये कब होता है सर? सर ये वेट सर कब बढ़ता है सर, कब घटता है सर? तो उसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। और देखो मैं बहुत सीधे और साफ, बिल्कुल किताब पे नहीं चल रहा हूँ मैं, किताब से मैं सीधे सवाल सीधे उत्तर। सवाल आया कि सर कब वेट बराबर होगा, कब मतलब कब अपीयरिंग और रियल बराबर होगा, कब ज्यादा कम होगा? बताता हूँ। जब भी आप जहां खड़े हों, जिस प्लेटफार्म खड़े हैं, जैसे अर्थ है या लिफ्ट है, कहीं भी ट्रेन पे खड़े हैं, जब भी आप जहां खड़े हैं वो प्लेटफार्म जब तक स्टे रहेगा, स्थिर, और या तो अगर चले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। क्लियर? चले तो चले कांस्टेंट, यानी उसमें एक्सेलरेशन ना हो, तब तक आपका रियल वेट और अपीयरिंग वेट क्या होगा? बराबर। और जैसे ही उस प्लेटफार्म में क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन, तुरंत आपको अपना वेट या तो बढ़ा हुआ या तो घटा हुआ फील होगा, ठीक। इस नेचर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मजा है कि मैं ही हूं। अगर मैं ऐसे प्लेटफार्म पे हूं जो कांस्टेंट है या स्थिर है, रुका हुआ है, तो मुझे अपने वेट के बराबर का रिएक्शन मिल रहा है। और अगर मैं एक्सीलरेटेड प्लेटफार्म पे आ गया तो मुझे क्या होगा? हाँ, अपने रियल से ज्यादा या कम, हाँ ठीक, ज्यादा या कम फील होगा, ठीक ना। तो हम लोग हेडिंग क्या बना इसलिए? अपीयरिंग वेट इन लिफ्ट। अब झलुआ नहीं कह सकते हैं ना, क्या लिखवा दिए? लिफ्ट लिखवा दिए। तो कल आपको हम पढ़ा पाएंगे कि जो है लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, तो कब वेट बढ़ रहा है और कब वेट घट रहा है, ठीक। आज इतना, धन्यवाद, जय हिंद।